नमस्कार, कैसे हो आप लोग। मैं हूं नितिन गौतम और आज हमारे साथ हैं आदित्य सर। और आज हम थोड़ा चर्चा करेंगे यूपीएससी इंटरव्यू के बारे में। आपको भी पता होगा अभी जो अटेम्प्ट है 2024 का चल रहा है, उसका मेंस का रिज़ल्ट आने वाला है, इंटरव्यू का टाइम है और हमारा अपना इंटरव्यू को लेके जो भी एक्सपीरियंस है उसके बारे में हम बात करना चाहते हैं। आदित्य सर से जो बात हो रही थी उसमें ये समझ आया कि कई सारे मिथ्स मार्केट में इंटरव्यू को लेके फैले हुए हैं। बच्चे जब इंटरव्यू के आसपास पहुंचते हैं तो ऑलरेडी बहुत सारी बातें हो रही होती हैं, अच्छी बुरी, और उनमें से हम आज डिस्कस करेंगे कुछ ऐसी चीज़ें जो कि हमें लगता है कि मिथ है और उसे हमको एटलीस्ट एक बार क्लियर आउट करना चाहिए कि नहीं, ये चीज़ें यूपीएससी से जुड़ी हुई सच नहीं है कंप्लीटली, जो हम रोज़ अपनी ज़िंदगी में सुनते हैं। और इसके लिए हमारा इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम भी है। पिछले साल भी हम लोगों ने चलाया था, मैं और आदित्य सर दोनों उससे जुड़े हुए थे। और पर्टिकुलरली हम लोग इस टॉपिक को इसलिए उठा रहे हैं कि हम लोग अपने टाइम में यूपीएससी इंटरव्यू अपीयर कर चुके हैं और हम अपने एक्सपीरियंस से अपनी राय रखना चाहेंगे उन मिथ्स के रिगार्डिंग कि क्या वो सही है या गलत है। एक बार आईजीपी के लिए और इंटरव्यू के लिए हम आदित्य सर से भी समझ लेते हैं, क्योंकि प्रोग्राम में उनका हैवी इन्वॉल्वमेंट हमेशा से रहा है। सर थैंक यू सर, थैंक यू बच्चों। स्वागत है यूपीएससी वाला चैनल पे। हमने आईजीपी के तहत क्या किया, हमने 945 बच्चों का हमने इंटरव्यू कंडक्ट कराया, 1-on-1 मेंटोरशिप सेशन करवाया। उसके बाद इसमें से 310 बच्चे थे जिनका फाइनल लिस्ट में इनका नाम वहाँ था। अब इन बच्चों के साथ इंटरव्यू करने के बाद हमें काफ़ी चीज़ समझ में आई कि एक तो इनको फ़ायदा मिला कि जो इनको गलतियाँ जो वहाँ अगर इंटरव्यू में करते हैं उससे पहले इन्होंने यहाँ पर कर ली। कई सारी चीज़ें उनको टिप्स मिल गई, उनको सारे और भी हेल्प मिल गई, खूब चीज़ें मिली उनको। इसके बाद भी आईजीपी कहाँ हेल्पफुल होता है उन बच्चों के लिए जो अपनी पर्सनालिटी को निखारना चाहते हैं फॉर अदर एरियाज ऑल्सो। प्राइवेट सेक्टर में कहीं जाना है, किसी और एग्जाम का इंटरव्यू सेशन है, वो भी आने वाले होते हैं। कई बच्चों के सर सीडीएस के एग्जाम आने वाले हैं, अभी उनका इंटरव्यू है, तो उनके लिए भी जो आईजीपी प्रोग्राम होता है वो भी बहुत हेल्पफुल साबित हुआ। अब सर आईजीपी के बाद इन बच्चों ने जो हमें बताया, और जो और बच्चे थे जो भी तैयारी कर रहे हैं, जिनके हर समय डाउट आते रहते हैं कि सर इंटरव्यू में तो हमने ऐसा सुना है, ये होता है, इंटरव्यू में तो ऐसा नहीं होता होगा, तो क्या करें। तो कई हमने सर कुछ मिथ, भ्रम, भ्रांतियाँ हमने ऐसी पाई, हमने भी देखी थी सर। हम भी देखते थे अपने एसएमएस में, चुटकुलों में आते थे, व्हाट्सएप पे आते थे, फेसबुक पे देखते थे कि ऐसा होता है इंटरव्यू में, आईएएस के इंटरव्यू में। जिसको हम इंटरव्यू कहते हैं उसको यूपीएससी पर्सनैलिटी टेस्ट कहता है। तो अब यहाँ से शुरू करते हैं कुछ भ्रांतियाँ सर। सबसे पहली भ्रांति कुछ आप बताओ सर, जो आपने सुनी हो, जो हम देखें। हाँ, मैं कुछ सर अपने, जो मैं भी स्टूडेंट रहा हूँ और अभी जो स्टूडेंट कम्युनिटी से मेरा इंटरेक्शन होता है, उससे कुछ चीज़ें मैं जो सुनता था मैं कुछ लिस्ट करके आया हूँ। तो उस पर भी अपन कुछ चर्चा करते हैं थोड़ा बहुत कि क्या ये सारे मिथ्स, ये तो पता है कि मिथ्स हैं, बट इसमें कितनी सच्चाई है। आज सबका मिथ बस्टिंग होगा बेटा, आज पता चलेगा। देखो क्या क्या चलता है, ऐसी अफवाहें। राइट। तो सर अभी जो सबसे कॉमन चीज़ चल रही है, आप भी देख रहे होंगे, सोशल मीडिया का ज़माना है और रील्स में हम लोग यूपीएससी इंटरव्यू को देखते हुए कई सारी चीज़ें देखते हैं जो मेरे को पर्सनली लगता है कि इतना शायद सच ना हो। जैसे इंटरव्यू में क्या पूछा जाता है, कुछ अजीब सा रैंडम क्वेश्चन पे रील बना दिए, वीडियो बना दिए, उसके बारे में मिस इन्फॉर्मेशन दे दिए। तो आपको क्या लगता है कि जो रैंडम रील्स हैं जिसमें पजल्स और रिडल्स यूपीएससी बोर्ड पूछ रहा है, क्या ये सच है? क्या ऐसी चीज़ें होती हैं? सर ये ट्रिक क्वेश्चन होते थे और ये व्हाट्सएप पे अच्छे लगते हैं। इंटरव्यू में सर ये सब कहाँ कोई पूछता है, मतलब ना हमसे पूछा, हमारे बैच के लोगों से जो सीनियर मेरे थे, मैंने उनसे पूछा कि ऐसा कभी कोई क्वेश्चन आया कि कितनी सीढ़ी चढ़ के आए हो, शर्ट में कितने बटन हैं। ये सब भ्रांतियाँ हैं, ये सब ऐसी बनाई गई हैं। अगर कभी पूछे गए होंगे और वो फैल गए तब से कि ऐसा होना चाहिए, आई इसका दिमाग इतना स्ट्रांग होना चाहिए, प्रेजेंस ऑफ माइंड चेक होनी चाहिए। तो कुल मिला के पर्सनैलिटी टेस्ट, ये टेस्ट है हमारा, और इसमें आपका पूरा का पूरा आपका व्यवहार आपका चेक होता है कि आपका ओपिनियन क्या है, आपकी नॉलेज कितनी है, उस पर चेक हो रहा है। आप इतना टैलेंटेड हो, आप मेंस लिख के आए हो सेलेक्ट होके। अब ये सब सवाल करना फिर आपके टैलेंट की तौहीन है। तो जनरली ऐसे सवाल देखे नहीं जाएंगे, ऐसा नहीं देखा जाता है। राइट सर, यही मेरा भी एक्सपीरियंस यही कहता है। मेरे भी इंटरव्यू में इस तरह के सवाल तो नहीं पूछे गए थे, बट हाँ आजकल सोशल मीडिया पे आप भी ज़रूर एक दो बार तो देखे होंगे इस तरह के सवाल, बहुत आते हैं। राइट। अब सर एक और क्वेश्चन इसी से निकल के आ रहा है, तो क्वेश्चन बड़ा अच्छा है ये क्वेश्चन, और ये बच्चों का जेन्युइन क्वेश्चन भी है कि कुछ बच्चे जो इंग्लिश बैकग्राउंड से हैं, जिनकी स्कूलिंग हुई है कॉन्वेंट मिशनरी स्कूल्स में या कोई बड़े पब्लिक स्कूल्स में, और कुछ बच्चों की हुई है ग्रामीण परिवेश में या रूरल बैकग्राउंड से हैं, या उनकी जो स्कूलिंग हुई है वो वर्नाक्युलर मीडियम में हुई है। अब इन बच्चों को क्या कोई एडवांटेज या डिसएडवांटेज है जो इंग्लिश वाले बच्चे जाते हैं वहाँ पे इंटरव्यू में, और इंग्लिश अगर मैंने अपना वहाँ लिख दिया है कि मेरा मीडियम इंग्लिश एग्जाम का इंग्लिश होगा, तो क्या मैं इंग्लिश ही बोलूँ पूरे समय?
सर इसके रिगार्डिंग मैं यही कहना चाहूँगा कि देखिए कोई भी काम हम करते हैं सर तो कम्युनिकेशन इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट स्किल। कम्युनिकेशन अच्छा होना चाहिए, आप आर्टिकुलेट कर पाएँ, जो आप सोच रहे हैं वो आप सामने वाले को बता पाएँ। ये एक बेसिक टूल है किसी भी काम को करने के लिए। इंटरव्यू में भी अप्लाई होता है कि आपके दिमाग में जो है आप उसको सामने वाले को बता पाएँ। तो इस लेवल का इंटरेक्टिव कम्युनिकेशन होना चाहिए। इतना तो कम्युनिकेशन होना चाहिए कि मैं इंटरेक्ट कर पाऊँ फ्रीली, मैं अपनी बात कह पाऊँ। लेकिन अब इसके रिगार्डिंग बहुत लोग उसको लैंग्वेज सेंट्रिक बना दिए कि इंग्लिश अच्छा होना चाहिए, या फिर जो आप बोल रहे थे कि अर्बन एरियाज से आप पढ़े हुए हैं या बड़े इंस्टीट्यूट से पढ़े हुए हैं, ऐसा कुछ भी एडवांटेजियस नहीं है। उसका बेस्ट एग्जांपल अगर मैं थोड़े मजाकिया सेंस में दूं तो मैं और आप ही हैं। मैं आईटी से पास आउट हूं, आप एचबीटीआई से पास आउट हैं, दोनों इंटरव्यू में एक एक बार खराब स्कोर ला चुके हैं। ठीक है, तो मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर आईटी या एम्स या एचबीटीआई एनआईटी से पढ़ने से या अर्बन आपका पर्सनैलिटी होने से, इंग्लिश सेंट्रिक होने से नंबर आ रहे होते तो हमें भी आ जाते उसके कारण। सही बात है। ये जरूर हो सकता है कि अगर आप कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हो अपनी बात तो ऑब्वियसली दैट इज अ डिसएडवांटेज। बट वो किस लैंग्वेज में हो रहा है और क्या उसमें बहुत फ्लुएंसी है या नहीं, वो मेरे हिसाब से मैटर नहीं करता है। इसमें सर आप अपनी भी एक बार जो मेरा सर एक्सपीरियंस मेरा यही था। मैं जब पहली बार भी गया तो मैंने कहा कि सर आई एम कंफर्टेबल इन हिंदी, तो मैं हिंदी में अगर आंसर कर पाऊँ तो उन्होंने कहा हाँ प्लीज़ आप करिए, हिंदी में करिए, कोई इशू नहीं था। हाँ। तो मैंने शुरू में बोला कि सर आई एम नॉट वेरी गुड एट स्पोकन इंग्लिश बिकॉज दैट विल बी टू मच अ हेडेक, नहीं हो पाएगा। ठीक है, हिंदी बता दिया, हिंदी बताए तो हिंदी तो मतलब सर इस पे भी हम सेम ही पेज पे हैं कि यार ऐसा नहीं है कि इंग्लिश या अर्बन स्कूल से पढ़े हुए बच्चों को ही नंबर आएगा। ये भी एक तरह का मिथ ही है। मिथ ही है सर, ये मिथ भी बस्ट हो गया। अब अगले मिथ पे चलते हैं। एक और जो आपने आजकल, जो आप टेलीग्राम पे आजकल बहुत मैसेज कर रहे हो कि सर कितनी नॉलेज रखें, कितनी नॉलेज होनी चाहिए, नॉलेज इज एवरीथिंग, एवरीथिंग अंडर सन, सब कुछ सिलेबस है क्या इसका, इस आईएएस इंटरव्यू में कुछ भी पूछ लेंगे, कितना आना चाहिए, कितनी डीप नॉलेज, कितनी वाइड नॉलेज, इसका सर एक बच्चों को एक नज़रिया इनका होना चाहिए कि कैसे तैयारी कर रहे हों। ठीक है, तो मैं इसमें सर अगर अपनी राय रखूं तो मेरे को ये कहना है कि पर्सनैलिटी टेस्ट है सबसे पहले तो। और ये कोई बोले कि नॉलेज इज इक्वल टू पर्सनैलिटी, ये गलत बात है। बट कोई ये बोले कि नॉलेज इज नॉट अ पार्ट ऑफ योर पर्सनैलिटी, ये भी उतनी ही गलत बात है। तो कहने का मतलब हमारा पर्सनैलिटी का एक टुकड़ा हमारा नॉलेज, हमारा ज्ञान, ठीक है, वो ज़रूर है, क्योंकि वो हमारे एटीट्यूड को भी शेप करता है, हमारे बिहेवियर को भी शेप करता है और कैरेक्टर को भी शेप करता है। नॉलेज तो एक पार्ट तो है, और पर्टिकुलरली आप प्री मेंस निकाल के आ रहे हो तो एक लेवल का तो उम्मीद वो रखते हैं ना कि ठीक है मैं आपसे 5 चीज़ें पूछूंगा, बट अगर मैं लास्ट में देखूं कि सब आप आंसर नहीं कर पा रहे हो, मैं आ जाऊं कि भाई ठीक है तुम यार आर्टिकल 20 बता दो, 21 बता दो, तो उतना नॉलेज तो रखना पड़ेगा। तो मेरा ये कहने का मतलब है कि नॉलेज का ज़रूरत है। अब इससे एक मिथ क्या जनरेट होता है कि नॉलेज ही चाहिए और कुछ नहीं देखते हैं, वो गलत है। पर्सनैलिटी के बहुत सारे चीज़ होते हैं, जैसे हमने अभी कम्युनिकेशन की बात की, ओवरऑल आपका एटीट्यूड, आपके ओपिनियंस, आपका बिहेवियर, सारी चीज़ें पर्सनैलिटी का हिस्सा है। नॉलेज उसमें से एक कंपोनेंट ज़रूर है, बट नॉलेज ही सब कुछ नहीं है। मेरे सर नॉलेज के लिए मतलब मेरा ये था कि मेरे से पूछा जाता था कि एमटीपी एक्ट के बारे में आप अपना विचार रखें, तो मैं कहता था सर मैं कोई शख्स नहीं हूँ जिसके विचार इतने इंपॉर्टेंट। तो बोले कि नहीं आप जरूर हो, आपकी ओपिनियन अच्छी है, क्योंकि आप इतने साल से अखबार पढ़ते आ रहे हो, इतने साल से आप प्रीलिम्स मेंस एग्जाम दे रहे हो, तो आपकी ओपिनियन अब तक कुछ ना कुछ बन गई होगी। एंड आप हमें आपकी पर्टिकुलर ओपिनियन चाहिए कि आपको कितना ही। मैंने कहा सर अगर आपको ओपिनियन मेरी चाहिए ही तो मैं आपको सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट बता सकता हूँ या राष्ट्रीय महिला आयोग की ओपिनियन बता सकता हूँ मैं, बट आई एम नॉट समवन जिसकी ओपिनियन चाहे आपको इतना मैटर करे। बोले नहीं वी वांट टू नो दिस कि यू मस्ट हैव डेवलप्ड सम आइडिया अराउंड मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। तो मैंने कहा ठीक है सर, फिर मैं आपको आंसर देता हूँ उसका। तो ऐसे करके हाँ, नॉलेज का आपका चेक होता भी है, साथ में आपके ओपिनियन तो आपके एक बार तो चेक होता ही है, बिल्कुल पूछेंगे ही। और अगर आप प्रीलिम्स मेंस निकाल के आए हो दैट मीन्स ऑलरेडी आपका नॉलेज का टेस्ट हो गया है वहाँ पे। अब इसके बाद सर एक और क्वेश्चन, ये अगला आया, ये अच्छा है बच्चों का। ये एक उससे पहले सर मैं आपसे पूछ लूँ ताकि आपका भी एक्सपीरियंस सुने, बच्चों का आपके एक्सपीरियंस से भी कुछ कुछ चीज़ें समझ आएँ। तो सर मेरे भी एक क्वेश्चन है इस मामले में कि इंटरव्यू को लेके कि जो आपका परफॉर्मेंस है प्रीलिम्स और मेंस में, ठीक है, वो डिटरमाइन करता है कि आपका इंटरव्यू सक्सेस कैसा होगा। और इसमें एक मिथ ये भी फैला हुआ है, जो कि मैं जब इंटरव्यू देने गया था तो मैं भी इस बात काफ़ी लोगों से ये चीज़ सुना था कि क्या जो चेयरमैन होते हैं, पैनल चेयरमैन, यूपीएससी चेयरमैन की बात नहीं कर रहा हूँ, क्या उनको मेंस के मार्क्स पता होते हैं क्या स्टूडेंट्स के?
सर अपेरेंटली तो नहीं पता होते हैं, और सच्चाई इसकी यही है कि किसी बच्चों को नहीं पता होता, जो 3000 बच्चे 2500 बच्चे जो इंटरव्यू में जा रहे हैं, इनमें से किसी को नहीं पता होता कि मेरी रैंक 1 आ सकती है, मेरी रैंक 800 आ सकती है, जो भी आ सकती है। दैट मीन्स इंटरव्यू के मार्क्स आर टोटली इंडिपेंडेंट ऑफ प्रीलिम्स एंड मेंस, कोई नहीं कह सकता। अब इसके बाद भी सर एक और इसमें एस्पेक्ट है, अगर कोई कैंडिडेट इंटरव्यू के दौरान बोलता जाए कि सर हाँ नहीं जब मैंने प्रीलिम्स दिया था लास्ट ईयर तो मेरे 110 आए थे, फिर मेरे इस बार मैंने दिया था तो मेरे 160 आ गए, तो 160 सुनते ही इंटरव्यूअर का एक बार दिमाग चमकता है कि अच्छा मतलब आपने क्या ऐसा अच्छा किया, क्या आपने एक्स्ट्रा पढ़ाई करी, क्या रिसोर्सेज आपने फाइंड आउट किए जो बेस्ट हो सकते हैं। तो यहाँ मतलब आपने हल्का सा एक इंक्लिनेशन दे दिया कि सर मैंने वहाँ पे अपना मेहनत किया था और वहाँ पे मेरे जो प्रीलिम्स का स्कोर है वो एकदम शूट अप कर गया था। तो अब उनको आइडिया हो गया कि हाँ इसने मतलब पढ़ाई करी है, और प्रीलिम्स के मार्क्स भले ही हमारे पास रिटर्न में नहीं थे पर इंटरव्यू पर इसने कैंडिडेट खुद ही बता दिए, तो एक बायस तो आ जाएगा। अब ये बायस सर कितना काम करता है कितना नहीं करता है, क्योंकि इंटरव्यू सर एक ओपेक प्रोसेस है, हम नहीं जानते, ट्रांसपेरेंट नहीं है, हमें नहीं पता है कौन से क्वेश्चन के कितने नंबर काटे हैं उन्होंने, तो हम इसमें कह नहीं सकते कि कैसे नंबर उन्होंने बांटे और कैसे नंबर कैसे डिपेंडेंसी हुई है। इस पर आपको भी सर कुछ मत हो तो आप बता सकते। हाँ सर, मैं भी नहीं मानता हूँ मतलब, लेकिन मैं भी ये चीज़ चूंकि क्लियर नहीं था, मैं सोचा एक बार आपसे डिस्कस कर लूँ, क्योंकि मैं भी ये नहीं मानता हूँ कि यूपीएससी मेंस का मार्क्स वहाँ दिया गया है। हाँ, और अगर हम वो सर टॉपर्स का भी पिछले साल का या उससे पिछले साल का उठाएं तो हम ये देखेंगे कि मेंस के मार्क्स और इंटरव्यू के मार्क्स में एज सच कोई डायरेक्ट कोरिलेशन नहीं है। आपको ऐसे लोग भी मिल जाएंगे जो मेंस में 800 पार लाए हैं और इंटरव्यू में 120 आया है, ऐसे भी लोग मिल जाएंगे जो जस्ट 2 नंबर से मेंस का कट ऑफ क्लियर किए हैं बट 208 नंबर 206 नंबर 200 नंबर पाके सेलेक्ट हुए हैं। सर जैसे श्रुति शर्मा, तो इनका AR1 आई थी लेकिन इनका इंटरव्यू का जो स्कोर था मैम का 174 के आसपास था, और कई और भी कैंडिडेट्स थे उस लिस्ट में जिनके 174 के ऊपर मार्क्स आए हैं। दैट मीन्स AR1 के भी उतना इंटरव्यू में उतना अच्छा नहीं है जितने और जो लोअर रैंक पे थे। इसका मतलब है मेंस और इंटरव्यू के मार्क्स कोरिलेटेड तो नहीं है, बिल्कुल एक्सक्लूसिवली म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, इंटरडिपेंडेंट नहीं है बिल्कुल भी, और अलग अलग रहते ही हैं। सो दिस मेक्स इट वेरी क्लियर कि इसमें कोई मिथ नहीं है कि हमारे जो प्रीलिम्स के या मेंस के जो मार्क्स है वो किसी तरह इन्फ्लुएंस करते हैं इंटरव्यू को। राइट। अब सर यहाँ पे एक क्वेश्चन आया, हाँ, कि कितना रट्टाफिकेशन, मेमोराइजिंग आंसर्स और बुकिश अप्रोच, क्या सक्सेस की गारंटी है इसमें इंटरव्यू में? यहाँ पे नहीं, ये तो बिल्कुल भी मिथ होना भी नहीं चाहिए, बिल्कुल गारंटी नहीं है। पहले गारंटी तो सर किसी बात की है ही नहीं। आप पढ़ाई कर सकते हो, रिजल्ट की गारंटी कुछ भी नहीं है। आप अपना करो बेस्ट और जो होना होगा वो होगा। ऑब्वियसली यू शुड फाइट कि रिजल्ट आपके फेवर में गिरे, बट ऐसे पहले दिन गारंटी लेके ही आप लड़ाई में नहीं कूद सकते हो कि मेरे को पता ही है कि मैं बुक रट लूंगा मेरा हो ही जाएगा। वो कन्विक्शन होना चाहिए कि मैं सिलेक्शन ले लूंगा मेहनत करके, बट गारंटी किसी चीज की नहीं है। एक तो ये चीज हो गया, और जो दूसरी चीज थी कि बुकिश, तो मेरा अगेन कहना है कि इंटरव्यू पे जैसे सर बात करें तो इंटरव्यू कई बार आपसे इंफॉर्मेशन भी मांगता है। जैसे बोर्ड आपसे कभी कभी इंफॉर्मेशन मांगेंगे कि यार जैसे आपको बताया कि अभी जो मैं बात कर रहा था, क्योंकि मेरे से डायरेक्टली आर्टिकल 29 पूछे थे इंटरव्यू में, कुछ बात होते होते बोले आर्टिकल 29 क्या है, तो ये इंफॉर्मेशन है, बुक से मेमोराइज्ड होना चाहिए ये पार्ट, ये तो ऑलरेडी हम पढ़ ही रहे हैं, राइट। तो ये हमको पता होना चाहिए, बट देन यहीं पे इंटरव्यू खत्म नहीं होता है, ये पहला क्वेश्चन होता है। उसके बाद आता है, शुरुआत होती है ओपिनियन बेस्ड चीजों की, कि क्या आर्टिकल 29 सही है, क्या माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस ये वो, उस पे सवाल बनने चालू होते हैं। तो बुक से आपको जो रेलेवेंट इन्फो है वो तो याद होना चाहिए, और वो आपको रहता भी है जनरली। आप प्रीलिम्स मेंस क्लियर करते हो तो एक बार आप वो रिवाइज करके थोड़ा जा सकते हो, बट वहीं पे रेस्ट्रिक्ट नहीं होना, दैट इज नॉट गुड इनफ। उसके बाद आपका ओपिनियन जो बनेगा वो नॉलेज के साथ आपकी अपनी रैशनैलिटी, आपका अपना अंडरस्टैंडिंग, लॉजिक, प्लस जो न्यूज़पेपर आप पढ़ते हो, कई लोगों के ओपिनियन लेते हो, और इस सब प्रोसेस से चर्न होके आपका अल्टीमेटली एक ओपिनियन बनता है, एंड दैट इज व्हाट दे वांट टू हियर अलॉन्ग विथ नॉलेज। तो बस बुकिश अप्रोच आई डोंट थिंक इज करेक्ट। किताबी ज्ञान तो बस लेवल 1 है, उसके बाद तो लीडिंग क्वेश्चन फिर शुरू होते हैं, राइट। हाँ, फिर वो आपका अगला अप्रोच फिर वहां से चेक होता है कि राइट, हाउ गुड आर यू एट आंसरिंग। जी बिल्कुल। इसी के सर इर्द गिर्द मैं भी आपसे एक और सवाल पूछना चाहूँगा। एक और जो मिथ है वो कि अपीयरेंस और बैकग्राउंड आर नॉट इम्पॉर्टेंट इन IAS इंटरव्यू। ये भी क्योंकि कई लोग सोचते हैं कि कैसे भी जाओ या मेरा क्या बैकग्राउंड है उससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है। सर ये मिथ हाफ सही है हाफ गलत है। अपीयरेंस तो सर मैटर करती है, लेट्स बी ऑनेस्ट, कि हम देश के सबसे टफेस्ट एग्जाम में गए हैं, वो भी लास्ट चरण है उसका, और बस एक सीढ़ी रह गई है सर्विस में आने से। उस सर्विस में जाने वाले हैं जहाँ पे हमें बिल्कुल डेकोरम में रहना है, पर्दे के पीछे काम करना है, ऑलवेज हायरार्की फॉलो करनी है, चेन ऑफ कमांड माननी है। तो जाहिर बात है कि सर
वी आर एक्सपेक्टेड कि हम वहाँ पे डिसेंट होके जाएं, अच्छे बन के जाएं और बिल्कुल क्लीन शेव, अच्छा सूट बूट पहन के, फीमेल कैंडिडेट साड़ी पहन के जाते हैं, विच इज़ जनरली अ नॉर्मली एक्सेप्टेड अटायर। और ये अटायर चलता आया है, अटायर बहुत सक्सेसफुल रहा है, लोग ये एक माना हुआ अटायर है। लेकिन सर बैकग्राउंड क्या मैटर करता है? नहीं सर, आई डोंट थिंक सो, आई रियली डोंट थिंक सो। मतलब वहाँ पे हर तरह के आपको तबके का बच्चा वहाँ दिखता है। ऐसा नहीं है कि कुछ एक सेट कम्युनिटी के या कुछ एक सेट एरिया के, कुछ एक सेट तरीके के लोग आपको मिलेंगे, नहीं, वहाँ बिल्कुल डाइवर्स बैकग्राउंड के लोग आते हैं। कोई इग्नू से ही आया है, जिसको कभी कॉलेज ही नहीं गया वो बच्चा, कभी ओपन लर्निंग से आया है वो। और कुछ बच्चे होते हैं सर जो पूरे धमाकेदार पढ़ाई करते हुए IIT आए हैं, पूरे ऐसे बैकग्राउंड से आ रहे हैं। कई बच्चे ऐसे होते हैं जो अपना कुछ BA ऑनर्स करके आए हैं, तो डिफरेंट आइडिया सबके आते हैं वहाँ पे। हाँ, और सभी सेलेक्ट भी होते हैं, ऐसी कोई बात नहीं। कुछ उसमें प्रायोरिटी भी नहीं होती है कि हम पहले ये इनको लें बाद में उनको लें। राइट, इट्स क्लियर। तो ये भी एक मिथ ही है। ये हाफ करेक्टेड है, हाँ, पर हाफ रॉन्ग है ये मिथ। हाँ। ठीक। अब सर इसमें अगला एक क्वेश्चन बड़ा अच्छा आ गया। हाँ, मार्क्स, अगेन लड़ाई तो सब नंबरों की है सर। हमारे मार्क्स जो होते हैं ये डिपेंड होते हैं पैनल पे, जो पैनल होता है जो इंटरव्यू लेता है आपका। अच्छा, ये ना बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है क्योंकि मैं अपने एक्सपीरियंस से जो कहना चाहूँगा, मेरे को नहीं लगता है कि ये मिथ है। ठीक है, ये मिथ नहीं है। थोड़े बहुत तो पैनल पे डिपेंड करते हैं, एक सब्जेक्टिविटी है, मल्टीपल पैनल है, सेम पैनल होगा, सेम बंदा होगा तो उसका जजमेंट का तरीका सेम होगा। इट्स वेरी यूनिवर्सल थिंग। अगर मैं इंटरव्यू लूँ, आप इंटरव्यू लो अभी किसी जॉब के लिए मान लो, तो मेरा आपका अप्रोच में थोड़ा डिफरेंस तो होगा, बिकॉज वी आर टू डिफरेंट इंडिविजुअल्स। हमारे अंदर अपना सब्जेक्टिव बायस है, सब्जेक्टिविटी है, हमारे सोचने का तरीका है, तो कंप्लीट यूनिफॉर्मिटी तो नहीं आ सकती। तो ये मैं मिथ तो नहीं मानता हूँ। ऑब्वियसली वहाँ है कि इंटरव्यू में कौन से पैनल में आप जाते हो उससे थोड़ा बहुत फर्क पड़ सकता है, बट कई बार क्या होता है ना कि हमको हमेशा सच ढूंढने की ज़रूरत नहीं होती है। कभी कभी सच से अच्छा होता है कन्वीनियंट झूठ। और इस केस में मैं यही कहूँगा कि हमको एज ए स्टूडेंट इसमें एक कन्वीनियंट झूठ में जीना चाहिए कि पैनल से फ़र्क नहीं पड़ता है। और उसका मैं कारण ये बताऊँगा कि अगर आप पहले से मानते हो कि यार मार्केट में चलता है ये सर, हम लोग पढ़ते थे कि यार ये बोर्ड ना मिल जाए, वो बोर्ड ना मिल जाए, उस बोर्ड में मार्क्स नहीं आते हैं, अगर आप ये मान लेते हो तो आपका माइंड पहले से एक फियर में रहता है कि यार मेरा इंटरव्यू आया, इतने मेहनत बाद आया, इतना अटेम्प्ट दिया, प्री दिया, मेंस दिया, इंटरव्यू पहुंचा और उस दिन सुबह गया और जिसका डर था वही हुआ, वही पैनल मिल गया। मर्फीज लॉ। ऑलरेडी आप इतने फियरफुल हो जाओगे कि आपका इंटरव्यू अच्छा हो ही नहीं सकता है, आप घबरा चुके हो पहले ही बहुत ज़्यादा। तो मेरा ये कहना है कि हमको अपने माइंड को सेट कर लेना चाहिए उस तरीके से कि भाई फर्क नहीं पड़ता है। हाँ। और दूसरी बात है कि ये अपने हाथ में भी नहीं है। सही बात। तो ये तो हम लोग डिस्कस करते ही हैं कि जो आपके हाथ में हो प्लान फॉर दैट, बस। जो आपके हाथ में नहीं है उसका आप प्लानिंग नहीं कर सकते हो। तो आप मान लो कि लक, पैनल, ये सब कुछ नहीं होता है, जबकि ये होता है, मैं मना नहीं कर रहा हूँ लेकिन कन्वीनियंट लाई यहाँ पे बेटर है। आप एक झूठ में जियो कि सब पैनल यूनिफॉर्म है, क्योंकि आप उसको बदल नहीं सकते हो और कल को आपको झटका लगे वहाँ जाके, इतना मेहनत करके आओ, आपका इंटरव्यू खराब हो जाए कि यार वही पैनल मिल गया। उससे अच्छा अपना माइंड को सेट कर लो पहले से कि कोई भी पैनल आए सब बराबर नंबर देते हैं, मैं अच्छा करूँगा। ये बात है। जो फैक्टर हमारे कंट्रोलेबल फैक्टर्स हैं हम उन पे ही काम करेंगे। जो अनकंट्रोलेबल फैक्टर हैं जो हाथ में ही नहीं है, क्यों उस पर सर, जिस गली जाना ही नहीं उसके बारे में क्यों सोचना, मैं क्यों करेंगे उस पर। तो ये तो अच्छा मिथ था और ये मिथ बच्चों के लिए यूजफुल भी है। ये पर्सपेक्टिव जो अभी सर ने दिया कि ये तुम्हारे हाथ में नहीं है, तो डोंट इवन थिंक ऑफ इट, अब छोड़ दो, अपनी तैयारी करो, जैसा होगा जब होगा तब अच्छा ही होगा। सो चलते हैं सर अगले क्वेश्चन पे। इसी से रिलेटेड सर मेरे पास एक क्वेश्चन दिमाग में आ गया कि जैसे अभी हम लोग बात किए कि कोई बंदा वहाँ पहुँचा और नर्वस हो गया। अच्छा, बंदा यहाँ कोई जेंडर बायस नहीं है, बंदियाँ भी पहुँचती हैं, ठीक है। तो मेरा पॉइंट है कि एक कैंडिडेट वहाँ पहुँचते हैं और वो नर्वस हो जाते हैं। तो मैं ये भी एक मिथ सुना हूँ कि अगर आप नर्वस हो गए इंटरव्यू में, और सर वो बहुत जनरल सी बात है, आप इतना मेहनत करके गए हो, आपके लाइफ का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट दिन है, तो इट्स वेरी नेचुरल कि आप नर्वस हो सकते हो, राइट। तो उस केस में क्या आपका इंटरव्यू वहीं खराब हो चुका है? अगर आप नर्वस होके थोड़ा सा शुरू में स्टटर कर गए, डज दैट गारंटी कि आपका इंटरव्यू गया, आप तो नंबर नहीं आएगा? पर्सनल एक्सपीरियंस बता सकता हूँ। तो जैसे हम मान के चलते हैं कि ऐसे जीवन में 2-3 बार ही मौके आएंगे, इससे ज़्यादा नहीं आ पाएंगे या नहीं आने चाहिए, हम तो कहते हैं। जब ऐसा मौका आ रहा है और सर हम एक रात पहले ही नर्वस रहते हैं कि कल इंटरव्यू है, कल 9 बजे पहुंचना है, पहले हाफ में होगा और तैयार होके जाना है, सब कुछ दिन अपना सही है,
और वहाँ जाते जाते भवन के सामने जाते जाते तो मेरे तो हाथ कांप रहे थे, सच्चाई बता रहा हूँ। इवन जब मैं पैनल के पास पहुँचा, अंदर पहुँचा हॉल में, तो भी वहाँ पे भी मैंने कहा था सर जस्ट गिव मी अ मिनट, मैं थोड़ा सा मेरे अभी नर्वस हो रहा है, मेरे हाथ कांप रहे हैं। तो बोले हाँ आप आराम से बैठो, पहले कोई दिक्कत नहीं है, और पानी पीजिए आप आराम से, कोई दिक्कत नहीं। सो उसके बाद 2 मिनट लिया मैंने आराम से, फिर इंटरव्यू शुरू हुआ। पर क्या इससे इम्पैक्ट पड़ा मेरे इंटरव्यू पे? नहीं, बिल्कुल नहीं पड़ा। हाँ, कई बच्चे वहाँ पे पहली बार गए और मेरे सीनियर्स भी थे, तो वो बोल रहे थे कि हम तो हकला गए थे। हम कई सीनियर्स ऐसे सामने बैठे थे कि हम नर्वस हो रहे थे, इतने बड़े बड़े सीनियर, इतने अधिकारी, अंडर सेक्रेटरी, जॉइंट सेक्रेटरी लेवल के लोग थे ये। तो सर नर्वसनेस होनी जाहिर है, मतलब लाजिम है, होगी। पर उसके बाद भी सर इट टेक्स करेज कि आप वहाँ तक पहुँच भी गए, तैयार करते रहे पूरे अपने आप को, 1 साल 2 साल आपने इतनी मेहनत करी, अब आप वहाँ पहुँचे हो, अब आप इतना कॉन्फिडेंस तो आ चुका है कि आई कैन डील विद देम, आई कैन डील ईजिली विद देम। एंड वंस वो कॉन्फिडेंस एक बार डेवलप हो जाए, शुरू के जो 1-2 लीडिंग क्वेश्चन होते हैं, वो क्वेश्चन थोड़े से वो ऐसे पूछते हैं ताकि आप फेमिलराइज होने शुरू हो जाओ, एक्लिमेटाइज हो जाओ क्लाइमेट से। देन जैसे क्लाइमेटाइज आप हो गए, देन उसके बाद वो फिर इंटरव्यू आपका प्रोसेस बिगिनस, फिर शुरू होती है। सो इट रियली डज नॉट मैटर कि आप नर्वस हो रहे हो कि नहीं हो रहे हो, सभी होते हैं। और पैनल को भी पता होता है कि आज जो बच्चा आया ये पता नहीं कितने समय से तैयारी कर रहा था, तो लेट्स मेक हिम कंफर्टेबल, मेक हिम और आराम से बैठे हो। तो ये इंटरव्यू का दिन बहुत अच्छा होता है। इवन यूपीएससी मेक श्योर कि आपको कोई उस दिन दिक्कत नहीं हो। तो उस दिन आप जब अंदर भी जाते हो तब से लेके पैनल के सामने तक आपके पास कई सारे ऑप्शन होते हैं, चाय कॉफ़ी के, हर जगह पे आप आराम से बैठ सकते हो, कहीं खड़े नहीं रहना है आपको, परेशान नहीं होना है। सो जितना हो सकता है वो आपको ईज़ देते हैं करने की, सो यू कैन हैंडल इट। राइट। ये तो एक क्वेश्चन था। हाँ सर, मेरा क्वेश्चन तो वहाँ है उन बच्चों के साथ जो अभी पहली बार तैयारी कर रहे हैं, पहले अटेम्प्ट वाले कैंडिडेट्स, उनको नंबर ज़्यादा मिलते हैं। ये तो सर हमने सुना है टीना डाबी मैम के समय से कि जो बच्चा पहली अटेम्प्ट में रैंक मार दे उसको ज़्यादा नंबर मिल जाएगा प्रीलिम्स में, अपने पर्सनैलिटी टेस्ट तक सारा का सारा। और कैंडिडेट जो बाद में अपीयर होते हैं 3-4 साल की तैयारी के बाद, उनको जो है नंबर थोड़े कम दिए जाते हैं, उनको थोड़ा ज़्यादा घिसना पड़ता है। तो क्या सच्चाई है इसमें? नहीं सर, मेरे को नहीं लगता इसमें कोई भी सच्चाई है। और ऐसा मैं भी अपने टाइम में सुना था। तो जब मैं फर्स्ट अटेम्प्ट में था, शुरू में था, तो मेरे को लगता था यार लेट अटेम्प्ट वालों को ज़्यादा नंबर मिल रहा होगा। जब मैं लेट अटेम्प्ट में गया तो मेरे को लगता था यार पहले वालों को ज़्यादा नंबर दे रहे हैं, मेरे को नहीं दे रहे हैं, इसलिए मेरा नहीं हुआ। हालांकि मैं पहले अटेम्प्ट में इंटरव्यू नहीं गया था, बट देन दिमाग में स्टोरीज तो सुन रहे हैं, सीनियर्स दे रहे हैं। मैं तो बाद में गया इंटरव्यू, बट उस टाइम ये लगता था, कहानियाँ ये चलती थी कि अरे फर्स्ट अटेम्प्ट में नंबर कहाँ देते हैं, ऊपर जाओगे 3rd-4th अटेम्प्ट जाओगे तो नंबर मिलेगा इंटरव्यू में, क्योंकि 21-22 साल के बच्चों का पर्सनैलिटी कहाँ होता है। ये भी चलता है मार्केट में, बातें ऐसी चलती हैं। कभी तो वो ग्रो ही नहीं हुआ है। हाँ राइट। और जब हम लोग थोड़ा जब खुद इंटरव्यू जा गया, सीनियर हुआ, तो उस टाइम में ये बातें चल रही थी यार अब ना फर्स्ट सेकेंड अटेम्प्ट वालों को नंबर दिया जाता है, लेट वालों को नंबर नहीं दिया जाता है। बट ये मिथ एक्चुअली यूपीएससी ने खुद ही बस्ट कर दिया। अभी एक डेटा आया था, आई गेस अपने दूसरे चैनल पे डिस्कस भी किया गया उस डेटा के बारे में। उसमें बहुत क्लियरली दिखाया गया है कि जो सबसे ज़्यादा कैंडिडेट सेलेक्ट हो रहे हैं वो 3rd-4th अटेम्प्ट वाले हैं। 27, 28, 26, 29 ये वाले एज ग्रुप में ज़्यादा सिलेक्शन है, क्राउड भी वहाँ ज़्यादा है। अच्छा। इनिशियल अटेम्प्ट में कम सिलेक्शन है, बट अगेन इनिशियल अटेम्प्ट में आने के बाद बहुत कम बच्चे ही हैं जो सब कुछ कंप्लीट करते हैं। तो एज सच कोई बायस नहीं है उनके अगेंस्ट कि यार मेरे को फर्स्ट अटेम्प्ट वाले लोगों को नहीं लेना है। अगर आप अच्छे हो, कॉम्पिटेंट हो, फर्स्ट अटेम्प्ट में यू कैन कम्पीट विथ एनीवन, तो आप सेलेक्ट हो जाओगे। अच्छा, एंड देन देयर आर स्टोरीज मेरे खुद ही जान पहचान में, जहाँ मैं लाइब्रेरी में पढ़ता था सर, पिछले साल तक, तो पिछले से पिछले साल तक था लाइब्रेरी में, वहाँ भी मेरे साथ लाइब्रेरी में एक थी दोस्ती थी, वो सेलेक्ट हुई, 6th अटेम्प्ट में सेलेक्ट हुई, अच्छा मार्क्स भी आया इंटरव्यू में, और 5 अटेम्प्ट में कुछ नहीं हुआ था, 6th अटेम्प्ट में सिलेक्शन हुआ। राइट। तो वैसा कुछ नहीं है। मेरे को लगता है कि आपका कॉम्पिटेंस ज़्यादा मैटर करता है। प्लस अगर यूपीएससी को एकदम से मन नहीं होता कि मेरे को लेट अटेम्प्ट वालों को लेना है या न्यू अटेम्प्ट वालों को, तो फिर 6 अटेम्प्ट दे क्यों रखे हैं वो जब लीगली आपको 6 अटेम्प्ट दिए हुए हैं कि भाई आप 32 साल तक बैठ के 6 अटेम्प्ट दो, और जो रिजर्व कैटेगरी है उसमें भी कुछ कुछ क्राइटेरियाज जो भी दिया हुआ है, तो यू आर अ लेजिटिमेट कैंडिडेट। फर्स्ट ऑफ ऑल वी वेरी मतलब कॉन्फिडेंट। आप 31 साल में भी तैयारी कर रहे हो तो आप कोई बेईमानी नहीं कर रहे हो देश के साथ। आप एलिजिबल हो, सरकार आपको अलाउ की है, आप एकदम प्रॉपर इज्जत से पेपर दे रहे हो। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप किसी के साथ समाज में गलत कर रहे हो कि आपको घबराने की जरूरत है, मैं लेट अटेम्प्ट में हूँ, मेरे को कम नंबर देंगे, कहीं मैं कैबिनेट सेक्रेटरी तो नहीं बन पाऊंगा। हाँ, ये और आने लगता है, ये सब और आने लगता है। मेरे को लगता है ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हर अटेम्प्ट में आई गेस कॉम्पिटेंस एंड परफॉर्मेंस
कॉम्पिटेंस को अगर आप उस दिन परफॉर्मेंस में नहीं कन्वर्ट कर पाए, वो आपका एक प्रॉब्लम हो सकता है। कॉम्पिटेंट लोग भी नर्वस होके मे बी उस दिन नहीं, हाँ राइट। तो कॉम्पिटेंस भी है और परफॉर्मेंस भी है, तो फिर आपका अटेम्प्ट का नंबर मैटर नहीं करेगा। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो बात सही है। एट एनी रेट आपको बस कॉम्पिटेंसी जिस दिन आप डेवलप कर लेंगे, मैच्योर हो जाएंगे, परफेक्शन तो नहीं, परफेक्शन की तरफ हम स्ट्राइव तो करेंगे तब आपको उस दिन यूपीएससी आपको चयन जरूर करेगा। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों दिन जरूर आएगा। अब सर एक और क्वेश्चन है, टॉपर्स की जो ट्रांसक्रिप्ट होती है, हम भी सुनते थे, आप भी पढ़ते थे, हम भी मार्केट से लेके आते थे किताबें तो क्या नोट्स मिलते थे छोटे छोटे। तो ये जो टॉपर्स की ट्रांसक्रिप्ट होती है, मतलब जो इंटरव्यू देके आए हैं टॉपर्स जो लोग, उन लोगों के उन्होंने अपने आप ही अपना ट्रांसक्रिप्ट बना दिया कि हम गए थे तो हमसे क्या क्या क्वेश्चन कैसे कैसे पूछे गए थे। ये मार्केट में चलता है कि यार ये ले आओ, ये सुन लो, पढ़ लो, इंटरव्यू देख लो, मॉक इंटरव्यू इनके टॉपर्स के, तो हमें आइडिया लगना शुरू हो जाएगा। ऐसे ही बनना है, बिल्कुल इसी की धारा पे चलना है, जो इन्होंने ऐसा आंसर दिया है, तो इन्होंने क्या पढ़ाई करी होगी, इनके सोर्सेज ढूंढते हैं हम, क्या इनके पीछे जाना वाजिब है, इनके पीछे जाना लाजिम है, करें भी? सर वो किया तो मैं भी हूँ, तो मेरे हिसाब से ये मिथ तो नहीं है। ट्रांसक्रिप्ट का अपना यूज है, 100% यूज केस है, बट उसके साथ ये भी समझना है कि कंप्लीटली ट्रांसक्रिप्ट बेस्ड मत होइए। उसका रीजन 2-3 है। एक तो हर 2-3 साल में मेंबर्स चेंज हो रहे होते हैं, राइट, तो उससे थोड़े क्वेश्चंस भी बदलेंगे, प्लस करंट अफेयर्स चेंज हो रहा है, प्लस आप एज अ पर्सन जब आपसे सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस होते हैं या जब आपसे मैं एक सवाल पूछता हूँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो मैं पूछूंगा वो कई बार आपके जवाब पे भी डिपेंड करता है, लीडिंग क्वेश्चन, राइट। तो ऐसा नहीं है कि ट्रांसक्रिप्ट में जो सेट्स ऑफ क्वेश्चंस पूछे गए वैसे ही जाए, तो उससे ऑब्वियसली हमको एक्सपीरियंस लेना चाहिए, बट एवरी इंटरव्यू इज अ फ्रेश इंटरव्यू, तो वो नयापन आपके ओवरऑल नॉलेज बेस से आएगा। ट्रांसक्रिप्ट को मैं मिथ नहीं मानता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स अ इम्पॉर्टेंट रिसोर्स, बट और भी चीजें करनी है। और इसी के रिगार्डिंग सर मैं वो भी कहना चाहूंगा कि ये तो हम मिथ्स के लिए एक वीडियो बना है, हमको साथ में एक वीडियो ये भी बनाना चाहिए कि एक्चुअली करना क्या है। ये तो हम मिथ्स हटाए, बट बुक्स, करंट अफेयर्स, वो भी सर एक पॉडकास्ट में ठीक है, कोशिश करते हैं काफ़ी आज आपके और हमारे भी इनफैक्ट, क्योंकि हम भी ये सब ऐसी मिथ सुनते थे, सब ये हमारे भी मन में भ्रांतियाँ होती थी कि कहीं ऐसा होता होगा। तो इस तरफ आने के बाद हमें समझ में आया कि नहीं, ये सब चीज़ें गलत होती हैं, ऐसी बनाई गई हैं, ये धारणाएं हैं, इनका कोई तत्व नहीं है असली। आप इन चीज़ों से बच के रहना। अभी हमने काफ़ी चीज़ें देखो ब्रेक डाउन करी भी हैं। और सर जैसा आप बता रहे हो सर, अगला हमें एक करना चाहिए जो कि इंटरव्यू में करें क्या, इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर कैसे रहें। और अभी तो हमने डोंट्स कर लिए कि ये तो डोंट्स हो गए सर, इतना नहीं करना है, ये सब चीज़ों में नहीं पढ़ना है। अब हम करेंगे डूज। तो डूज के लिए सर हम एक दिन निकालते हैं जिस दिन हम वापस एक शूट करें और बच्चों को हम इसमें गाइड करें कि क्या बेस्ट हो सकता है। इसके अलावा कई बच्चे हैं जो आईजीपी में आएंगे ही आएंगे हमारे पास, तो हम उम्मीद करते हैं बच्चों को वहाँ पे गाइडेंस मिलेगी। काफ़ी सारे सीनियर ऑफिसर्स आएंगे वहाँ पे, ब्यूरोक्रेट्स आएंगे, तो वो सब गाइड करेंगे अपने। एंड वी होप द बेस्ट फॉर यू गाइज। और आप मेहनत करिए अपना अच्छे से, कीप स्टडिंग, स्टे सेफ, गुड लक। थैंक यू।